हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए कक्षा 8 का चैप्टर 6 लेकर आई हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे भारत में जो उद्योग धंधे थे वो किस तरीके से विकसित थे और ब्रिटेन के बाज़ारों में यहाँ के कपड़ों की, सूती कपड़ों की किस तरीके से मांग थी और फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि हमारी जो है कपड़े, हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो धीरे धीरे ठप पड़ जाते हैं। हमारी देश जिसको जो है सोने की चिड़िया कही जाती है, अचानक से ऐसे कैसे लुप्त हो जाता है हर चीज़। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा इस्पात व उद्योगों, इन दोनों उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योग की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से यह दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। जो है कपड़ा, जो है सूती कपड़े के मशीन उत्पादन में ही 19वीं सदी से ब्रिटेन को दुनिया का जो है सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लौह इस्पात और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा था तो ब्रिटेन जो है दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। इसमें कहा जा रहा है कि हम इसमें ये अध्ययन करेंगे कि जो अभी तक का जो हमारा उद्योग था सूती वस्त्र का, वो किस तरीके से पनप रहा था और उसके बाद जो है भारत जो है ब्रिटेन में एक मशीनरी आती है जिसके मशीनरी से वहाँ पे जो है कपड़ों का उत्पादन होने लगता है और फिर धीरे धीरे जो है वो भारत आने लगते हैं और अपने कपड़ों का जो है भारत में ही बेच कर चले जाते हैं ना। तो हमारे क्या हुआ कि वो सस्ते दामों पर हमारे भारत आते थे और सस्ते दामों पर अपने जो है कपड़ों को बेच के चले जाते थे। तो कोई भी ऊंचे दाम पर कपड़ा क्यों खरीदेगा, है ना, जब उनको वही कपड़ा जो है सस्ते दामों में जो है मिल रहा है। तो इसी वजह से हमारे भारत की जो है औद्योगिक जो है सूती वस्त्र का जो उद्योग है वो ठप पड़ने लगता है। आगे है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। अब हमने देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभाग पर जो है कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदल दिया गया। 18वीं शताब्दी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप से ले जाकर बेचती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसी क्रय विक्रय में जो है उनका मुनाफा होता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन को लगा कि भाई जो है भारत से चीज़ें आती हैं और हमारे देश में बिकती हैं, है ना, तो ऐसा हम ही अगर हम इसका उत्पादन करते हैं तो हम अपने देश की माल जाके भारत में बेचेंगे, है ना। तो जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पाद बढ़ने लगा वह वहाँ के जो है उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पाद के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे और जो है वहाँ से कपड़े आने लगे भारत में और जो है कम दाम पर बिकने लगे और भारत के लोग भी उसकी तरफ आकर्षित हो गए। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा और इससे भारतीय शिल्प और उद्योग पर जो है बहुत बुरा असर पड़ा। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि आखिर किस तरीके से भारतीय शिल्प पर असर पड़ा और भारतीय लोग बेरोजगार हो गए, है ना। तो आइए देखते हैं इसको। उससे पहले आप यहाँ पे एक चित्र देखिए। 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर जो है व्यापार एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। ये व्यापार होने का, है ना, आपको दिख रहे हैं बहुत सारे पोत। तो ये है कि भारतीय कपड़े और विश्व बाजार देखते हैं। इसमें बंगाल पर आज की अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादक के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था, है ना। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए जो है मशहूर थे दुनिया भर में। दक्षिणी पूर्व एशिया जिसमें जावा, सुमात्रा और पेंगांग आते हैं तथा पश्चिमी और मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी जो है व्यापार था। 16वीं शताब्दी में जो है यूरोप की व्यापारी कंपनियां जो है यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जब 1750 की बात बोल रहे हैं कि उस समय जो है भारतीय जो उद्योग थे, उद्योग धंधे बहुत, और भी जो उद्योग धंधे थे उन सबसे कोसों आगे थे। भारत का जो है जब यहाँ पे कपड़े की बुनाई की जाती थी इतनी बारीकी होती थी, इतने मशहूर होते थे कि लोग इन्हें ही पसंद करते थे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, इतनी
इतनी बारीक तरीके से की जाती थी। यहाँ पे इसकी किनारी भी देखिए, इतनी मतलब इतनी बारीकी तरीके से की जाती थी कि लोग इसे देखकर ही बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे और इसी को पसंद करते थे, है ना। ये पोटाला बुनाई 19वीं सदी के मध्य में है। पोटाला बुनाई सूरत, अहमदाबाद, पाटन में होती है। इंडोनेशिया में इसका जो है भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का एक हिस्सा बन चुकी थी। तो किस तरीके से देखते हैं कि भारत की जो है उत्कृष्ट तरीके की ये कपड़ा उत्पादन केंद्र जो है विकसित हो रही थी। लेकिन आगे देखते हैं इसमें। आगे है कि शब्दों में इतिहास छिपा हुआ है। तो इसको देखते हैं कि यूरोप के व्यापारियों ने भारत में आया बारीकी सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मौसूल शहर में जो है अरब व्यापारियों के पास देखा था। इस आधार पे वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलन या मलमल कहने लगे। किस आधार पे? क्योंकि वो इराक के जो है मौसूल शहर में सबसे पहले देखा गया था, है ना। जल्द ही यह जो है शब्द खूब प्रचलित हुई और मसालों की तलाश में सबसे पहली बार जो पुर्तगाली भारत आए थे, आपको याद होगा 1498 में, नाम बताइएगा। उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर जिसे कालीकट में जो है डेरा डाला था। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले गए थे। कालीकट से निकली शब्द को जो है कैलिको कहने लगे हैं। बाद में हर तरह से सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाता था। तो इस तरीके से जो है वर्ड निकला कि कालीकट से कैलिको निकला और जो है इराक के मौसूल शहर से जो है मसलिन या मलमल निकला, है ना। ऐसे शब्द जो है बहुत सारे हैं जो पश्चिम बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। ऑर्डर बुक बनी हुई है, आप नीचे देखिएगा, दिखाएंगे आपको। ऑर्डर बुक जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था, है ना, कि भाई क्या क्या चाहिए, कितने कितने सामान चाहिए, उसके लिए एक ऑर्डर बुक बनाया गया था। उसमें सबका नाम लिखा गया था कि हमें ये चाहिए, इतना चाहिए, है ना। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के जो है 5 लाख थान से भी ज़्यादा ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्ने को पलटे तो आपको पता चलेगा कि सूती और रेशमी कपड़ों का जो है 98 किस्म का जिक्र किया गया है। 98 किस्म कम नहीं होता है दोस्तों। इतनी मतलब उस टाइम पे भी इतनी बड़ी संख्या जो है मिलती है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे और जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा हुआ करती थी। तो वो बही खाता मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बही खाता है जिसमें जो ऑर्डर बुक है, जिसको जो है इसमें बताया गया था कि कौन कौन सी जो है माल कहाँ कितना चाहिए और ब्रिटेन के हिसाब से इसमें दाम तय किए गए थे। तो इसको यहाँ पे दिखाया गया है ना। आइए अब हम इसी बही में दी गई अन्य किस्मों के नामों को देखें और थोक में जिन कपड़ों को ऑर्डर दिया गया था उन्हें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिड्स, कोसा या जो है खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का शब्द सिड्स कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी में जो छीट बोलते हैं ना, आप जो सूट पहनती हैं लड़कियाँ, वो अगर दुकान पे लेने जाती हैं सूट का कपड़ा, तो मतलब अधिकतर, अभी तो नहीं लेकिन मैंने बहुत ही देखा है कि छीट वाले बोलते हैं कि छीट वाले भैया छीट वाला दिखाओ, है ना। तो छीट से निकला है ये सिंटेज। हमारे यहाँ छीट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे छापे वाले कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्ती, बारीकी, रेशम और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े एक अलग ही रुतबा था वहाँ पे, है ना। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी इस कपड़े को जो है भारतीय कपड़े को पहनती थी। वहाँ के लोग तो पहनते ही थे, साथ साथ वहाँ की जो महारानी थी ना, वो भी यही कहती थी कि हम भारतीय कपड़े का ही जो है बना हुआ पहनेंगे। तो बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद से किया जाता है। जैसे कि आप अभी ठंडी आई तो जिसको गुलबंद बोलते हैं, मॉफलर बोलते हैं, गले में बांधते हैं ना, तो उससे है ये शब्द। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से जो है बांधना शब्द से निकला है।
इस श्रेणी में चटक रंगों का जो है चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्मों के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था, है ना। वही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिसका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर थे। तो आप जब हमारे देश के लोग तो जानते ही हैं कि हमारे देश में ये चीज़ें, ये इस किस्म के जो है कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन अगर विदेश में भी इस चीज़ को जान रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही मशहूर चीज़ है ना। तो इसी तरीके से कुछ भारतीय कपड़ों का जो है मांग था और उनके जो नामों को जो है दर्शाया गया है इसमें। आगे इसमें इसी में एक ऊपर में दिया गया है, आप इसको देखिए। तो ये ऑर्डर बुक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर बुक की बही खाता है 1730 में। इसमें जो है इंग्लैंड में हर चीज़ों की जो है दाम तय की गई है। और यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे जो है जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। जामदानी एक तरह का जो है बारीक मलमल होता था जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने होते थे। इनका रंग प्रायः स्लेटी और सफ़ेद होता था। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था जो इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में इससे ढाका और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश है ना स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये जो है ये सोने के जो है, इसमें सोने का भी जो है प्रयोग किया गया था। तो किस तरीके से जो है उस टाइम पे भी हमारा जो भारत है उस यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं विकसित थे, है ना। वहीं पे यहाँ पे एक चित्र दिया गया है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो है मछलीपट्टनम और आंध्र प्रदेश में बारीकी कपड़े की छपाई ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छीट का यह एक बढ़िया उदाहरण है। देखिए किस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे बारीक महीन से जो है बनाए गए हैं। यही कारण है कि जब ब्रिटेन में जो है इतनी सारी मशीनरीज आ जाती हैं, इतने सारे जो है कपड़े उत्पादित होने लगते हैं और भारत में उसको सस्ती दामों पर बेचते हैं, फिर भी भारत का जो उद्योग धंधा है पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कपड़े भी बनाए जाते थे जिनको मशीन से तैयार नहीं किया जा सकता था, है ना। उसके लिए हाथ से ही उसको बनाया जा सकता था करघे पे, क्योंकि उसमें इतनी बारीक तरीके से जो है बुनाई कढ़ाई की जाती थी जो ऐसे मशीन से संभव नहीं था। और यहाँ पे एक दिया गया है, देखिए बांडना डिज़ाइन 20वीं शताब्दी में इसकी बात की जा रही है। यहाँ पे कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर को देखिए, इस लकीर की बात की जा रही है, इस लकीर की बात। दरअसल इस ओढ़नी से दो बांध कर रखे गए हैं रेशमी कपड़े के टुकड़े सोने की कढ़ाई से जरिए एक दूसरे से जो है इसको बांधा गया है ना, ये जो बीच में आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है भारतीय कपड़े निर्यात जो है निर्माण किए जाते थे और इसका जो है बहुत ही ऊंचे पैमाने पर मांग भी थी। आगे देखते हैं इसको। अगला जो हमारा टॉपिक है यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्यातक भारतीय कपड़ों के आयात पर विरोध करने लगे। इस दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में जो है छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए जो है कानून पारित किया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाने लगा, क्योंकि जो भारत से जो कपड़ा आती थी सूती वस्त्र है ना, उसके हर किस्मों को कैलिको ही कहा जाता था। तो इसीलिए कैलिको अधिनियम लाया गया, क्योंकि जो यूरोप में जो वहाँ पे जो लोग थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, उन्होंने भी अपना उद्योग धंधा स्थापित कर दिया था। तो भारत का जो वस्त्र था वहाँ पे उसका दबदबा कुछ ज़्यादा ही था, जिसके कारण इंग्लैंड के जो उद्योगपति थे उनका जो है माल नहीं बिक रहा था। तो वो परेशान थे कि भाई हमारे ही देश में जो है बाहर के माल आ रहे हैं और हमारा ही उद्योग धंधा जो है ठप पड़ा हुआ है। इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार से गुहार लगे और उनके सरकार ने उनकी बात मानी और भारत के जो कपड़े वहाँ पर जाते थे उसको जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। तो इस तरीके से जो है इंग्लैंड के जो उद्योगपति थे, जो बिजनेसमैन थे, जो इस तरीके के कपड़े का निर्माण कर रहे थे, तो उनका कपड़ा नहीं बिक रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब भारत से जो है यहाँ पे कोई माल नहीं आएगा, हमारे माल को यहाँ पे बेचा जाएगा, है ना। भारतीय
ये कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत होने लगी, क्योंकि जो भारत से कपड़े जाते थे बहुत ही उत्कृष्ट तरीके के होते थे, है ना। तो 1764 में है जॉन ने स्पिनिंग जेनिन का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्काइट ने वास्प इंजन का आविष्कार कर लिया, जिससे सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया गया, जिससे कि बहुत सारा कपड़ा जो है बहुत कम कीमत पर बनने लगा और उसका जो है निर्यात जो बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जो है बाज़ार में भी माल बहुत ज़्यादा जाएगा और उसका दाम भी कम रहेगा, है ना। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों में भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं शताब्दी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश तथा अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने इस व्यापार में बेहिसाब मुनाफा कमाया था। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीद ले जाती थी, परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता, जैसे कि आपको पता है कि दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना। तो उस समय उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राजस्व अधिकार आ गया, तो वो क्या करे कि भारत के जमींदारों से ही पैसा ले लेकर और सामान खरीदते थे, है ना। अब उनको वहाँ से सोना चांदी मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई, तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए अब चांदी मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और ज़मींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उसे जो है उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी थी। तो इस तरीके से जो है भारत के कपड़े को जो है वहाँ पे बैन कर दिया गया कि अब यहाँ नहीं आएगा और जो यहाँ का कपड़ा है बस यहीं बिकेगा, है ना। आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे एक मैप दिया गया है। 18वीं सदी के आखिर में बुनाई कपड़े के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे। सफ़ेद कपड़े के जो है चेक और धारीदारी शेड्स सिल्क, तो मुख्य रूप से तो आप बंगाल को ही मानिए, क्योंकि यहाँ से ही जो है अगर हम बोले कि शुरुआत तो यहीं से हुई थी। फिर बहुत सारे जो है कारखाने बनाए जाने लगे, बहुत सारे उद्योग धंधे जो इधर उधर स्थापित होने लगे। आप देखेंगे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादक जो है 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। जो है डेल्टा के असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकता था। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़क भी अभी भी मतलब पूर्ण तरीके से जो है विकसित नहीं हुए थे। तो एकमात्र कारण था, यहाँ पे देखिए बंगाल है तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे जो है समुद्री जो है इलाके से जो ही अपना निर्यात कर लेते थे। पूर्वी बंगाल, जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं, इससे ढाका 18वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादक केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी जो है जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास में उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्र का एक और समूह दिखाई पड़ता है। यहाँ पे अगर आप इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए तो पश्चिम तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात पर स्थित था। तो यहाँ देखिए गुजरात, तो इस तरीके से जो है भारतीय कपड़े का जो है केंद्र भारत में किस तरीके से था आपने देखा। फिर आगे देखते हैं बुनकर कौन थे, है ना, अगला टॉपिक हमारा। उसको देखने से पहले यहाँ पे देख लीजिए एक जो है बॉक्स दिया गया है। शिपिंग जैनी क्या था, तो एक ऐसी मशीन जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम जो है कर सकता था। जब पहिया घूमती थी तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। तो मतलब कि उसमें पहले जो तकलियाँ होती थी उसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसको जो है निर्माण किया गया है। कोची स्थित डच बस्ती में समुद्र के 17वीं शताब्दी में जो यहाँ पे इसको चित्र देखेगी। जैसे जैसे यूरोपीय व्यापारी फैले विभिन्न बंदरगाहों पर जो है व्यापारिक बस्तियाँ बसने लगी। कोचीन में डच बस्तियाँ 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्तियों के चारों तरफ जो है किलेबंदी कर दी गई। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय की ही एक जो है कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। जैसे कि पिता है, पिता के पास उसका जो है पुत्र, फिर उसका पुत्र, है ना, इस तरीके से। बंगाल की ताँती उत्तर भारत के जुलाहे और मोमिन, दक्षिण भारत में साले और कैकोलर तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे जो है पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे होता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काटकर जो है तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी तरह हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनने लगते थे। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का जो है काम पुरुष ही करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगेज इस धागे को रंग देते थे और छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पी नगर नामक
माहिर का जो है कारीगरी की ज़रूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर जो है होने वाली बुनाई, उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। तो जो पहला जो इसका स्टेप होता था काटना, सूत काटना, वो महिलाओं द्वारा किया जाता। हर घर में जो है करघा होता था, तो अधिकांश जो है बनाने का कार्य पुरुष ही करते थे, लेकिन कहीं कहीं महिलाएं भी करती थी, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है कि भारतीय कपड़े का पतन किस तरीके से हुआ। जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जितनी जल्दी जो है भारतीय कपड़े का जो है उत्थान होता है उसी तरीके से जो है इसका पतन भी हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता है ना। इसका भी एक कारण देखेंगे हम इसमें। यहाँ पे एक चित्र दी गई हुई है, देखिए किस तरीके से करघे पे बुनाई की जा रही है यहाँ पे, है ना। भारतीय कपड़ों का पतन देखते हैं। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला तो ये था कि इन्हें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ गई ब्रिटेन के कपड़ों से, है ना। अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों के मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा था कि भारत में इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जो है भारतीय कपड़े पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगा दिए गए थे, है ना। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीकी, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया। इसी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर जो है बेरोज़गार हो गए। सबसे बुरी मार तो बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने से बंद कर दिया और उनके एजेंट ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना भी बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने जो है सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी जो है मदद नहीं सुनी जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे जो सरकार थी अंग्रेज़ों की थी। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इसको देखिए। औरंग का मतलब क्या होता है, तो फारसी शब्द में गोदाम को ही औरंग कहा जाता है ना। और जहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखते हैं, वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एक और बॉक्स दिया है कि हम भूखों मर जाएंगे, तो ये क्या है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है मुख्य रूप से कि जो है 12,000 बुनकरों के द्वारा एक चिट्ठी लिखी जाती है कि हमें जो पेशगी मिलती थी वो भी बंद कर दी गई है, और हम इसी से जो है अपना रोजी रोटी चलाते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, और वो भी हमें नहीं मिल रहा है, तो अब हम क्या करें, कैसे जिए, है ना। अगर हमें ऑर्डर नहीं दिया जाता है तो हम भूखे मर जाएंगे। तो इस तरीके की बात इसमें कही गई है। यहाँ पे भी एक बॉक्स दिया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से देख सकते हैं इसको। लेकिन जो असली मुसीबत थी वो तो अभी आने वाली थी, क्योंकि 1830 के दशक तक भारतीय बाज़ार में ब्रिटेन के कपड़े इस तरीके से जो है फैल गए। दरअसल 1880 तक जो है स्थिति ये हो गई कि भारत के लोग जितना भी सूती कपड़ा पहनते थे उसमें 2/3 जो है ब्रिटेन का ही होता था। ना केवल बुनकरों की बल्कि सूती काटने वालों की भी हालत ख़राब हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएँ सूती काट कर अपना जीविका चलाती थी वो भी अब बेरोज़गार हो गई, क्योंकि देखिए अगर जो है बनाई जा रही है हमारे द्वारा वस्तु, उसका ही प्रोडक्शन नहीं होता है, तो फिर हम वो बना कर क्या करेंगे। जब एक ही नहीं बिक रहा है तो दूसरा क्यों बनाएंगे, तो जब बिक ही नहीं रहा है तो लोग क्यों बनाएंगे, है ना। और अगर उसके लिए भी तो मटेरियल चाहिए होता है, जब बिकेगा तभी तो पैसा आएगा, और हम मटेरियल खरीदेंगे, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। तो ये लोग जो है इनका जो है रोजगार इनसे छिन गया। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। इसका देखिए कारण है कि इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ जो किस्में थी वो मशीनों से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि मशीनों से इतनी बारीकी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती, है ना। भला जटिल और मनभावक किनारियों वाली साड़ियों या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों से कैसे बनाए जा सकते हैं। इन कपड़ों की ना केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग के बीच भी काफ़ी मांग थी, और ना ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में बेहद मोटा मोटा कपड़ा बनाया जाता था। तो इस तरीके से बारीकी वाली चीज़ें नहीं बनाई जा सकती थी मशीनों से, जिसे भारतीय गरीब जो है पहनते थे। ब्रिटेन से जो मोटा मोटा कपड़ा आता था वो भारतीय गरीब जिनके पास पैसे नहीं होते थे, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो लोग खरीद लेते थे और पहन लेते थे, है ना। तो ये जो एक हम प्लस पॉइंट देखें कि इसके बावजूद भी जो है भारतीय व्यापार जो है भारत का उद्योग जो है ख़त्म नहीं हुआ, जो है अभी तक थोड़ा बहुत बचा रहा था। इसका कारण था कि जो उच्च वर्ग के लोग थे ना, वो जो है इस कपड़े को पसंद करते थे जो बारीकी से उसकी किनारियाँ बनाई होती थी। लेकिन मशीनों से ये संभव नहीं था, तो वो भी अभी जो है हाथों से बनाई जाती थी, तो थोड़ा सा बचा हुआ था, है ना। अपने पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा
का जिक्र तो सुना ही होगा। वे शहर 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरों के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें, जो बाहर से कपड़े आ रही हैं उसका बहिष्कार करें, उसको ना पहने और हाथ से बने हुए कते हुए सूत और हाथ से बने हुए कपड़े को पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया और चरखा भारत की पहचान बन गई। 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के बीच वाली पट्टी में जो है चरखा को जगह दे दी गई। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। तो जब उनके पास कोई जो है रोज़गार ही नहीं था तो उन्हें रोज़गार की तलाश में तो इधर उधर जाना ही था। तो उनमें से बहुत सारे जो थे वो खेतिहर बन गए, कुछ काम की तलाश में शहरों में चले गए और बहुत से जो थे वो देश के बाहर अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका जो है अमेरिका में बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा थे, बुनकर और बम्बई जो अभी जो मुंबई जिसको बोलते हैं, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले कपड़ा और कारखानों में चले गए, है ना। तो उनके पास जो है कोई वजह नहीं बची थी उनके घर पे रहने के लिए, उनके गाँव में रहने के लिए, जो उनका खुद का जो धंधा था वो तो चौपट हो चुका था, वो जिससे उनका आजीविका चलता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चली थी, वही छीन ली गई इनसे। तो अब कमाने के लिए, परिवार को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, है ना। तो आगे जो हमारा टॉपिक है कि सूती कपड़ा मिलों का उदय, तो देखिए इसको। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन होने वाले कच्चे कपड़े के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाले उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती है। तो आपको पता है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है और कपास की खेती काली मिट्टी में ही की जा सकती है ना। तो जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो है काली मिट्टी की उपलब्धता थी और वहीं पे जो है उसको कपास को उगा लिया जाता था, है ना। ये जो महिलाएं दिख रही हैं, ये है चित्र आपका एक कपास कारखाने की चित्र बताई जा रही है, जिसमें कताई का काम जो है महिलाएं करती थी और जो है बुनकर का काम जो है पुरुष करते थे, है ना। तो सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 जो है कपड़ा मिलों की स्थापना हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने है खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार करने के जरिए काफ़ी जो है पैसा कमा चुके थे, है ना। तो इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहली कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुला। सूती कपड़ा मिल की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब कारीगर, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। तो जाहिर सी बात है कि जब कारखाना बनेगा तो उसमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी ही। श्रमिक नहीं होंगे तो उसमें कार्य कौन करेगा, है ना। मालिक तो कार्य करेगा नहीं, तो उसके लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। तो धीरे धीरे उन्हें फिर से रोजगार मिलने लगा, है ना। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर जो है सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म होती जा रही थी और संबंधित देश के जो है नवजात उद्योगों को संरक्षण मिल रहा था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में कमी आई और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ने लगा। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वहाँ से कपड़ों की जो वहाँ से कपड़े बनते थे उनका जो है आयात जो है कम हो गया, तो फिर भारतीय कपड़ों की मांग जो है बढ़ गई। तो फिर से जो है भारतीय कपड़ा जो है उनके बाज़ारों में जाने लगा, है ना। तो जैसा कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है मुझे पता है, लेकिन अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है तो अगर आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकते तो फिर क्या पढ़ेंगे, है ना। वीडियो है, आपको देखना तो पड़ेगा ही। अगर आपको एनसीईआरटी को समझना है तो डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ऊपर से अगर पढ़ना है तो बोलिए, मैं वो भी करवा दूंगी, है ना, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है उसके लिए एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा आपको। आप वीडियो देखिए, साथ में आपको घर पर भी पढ़ना पड़ेगा। तो 1 घंटे की भी वीडियो नहीं होती है, 40-45 मिनट की वीडियो होती है। तो
मुझे आशा है कि आप आसानी से देख लेते होंगे। हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे नहीं हैं, मैच्योर हो चुके हैं और आपको बहुत अभी पढ़ना भी बाकी है। अभी जो है सिलेबस बहुत वास्ट है। तो 40-45 मिनट के वीडियो से अगर आप घबराहट हो रही है, आपको घबरा रहे हैं, तो फिर आप सोचिए कि अभी बहुत ही आपका लेवल जो है नीचे है ना। आपको तो इतनी सारे वीडियो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील देखते हैं। टीपू की तलवार। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। यह वही टीपू सुल्तान है जो 1799 तक मैसूर पर शासन करते हैं ना। अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ने के आंग्ल मैसूर युद्ध आपको पता ही होगा। तलवार जो है अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और साथ ही तलवार के लड़ते लड़ते तलवार के साथ मारे गए। टीपू की विख्यात तलवार आज भी इंग्लैंड के संग्रहालय में बहुमूल्य संपत्ति के रूप में संग्रहित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों है? तो आइए जानते हैं कि टीपू की तलवार में कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से अभी तक इसको बहुत ही संभाल कर रखा गया है। दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि दुश्मन ने अगर लौह कवच भी पहनी है ना, तो इसकी एक वार से उस कवच का जो है नाश हो जाता था। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिकता वाली मात्रा वुड्स नामक स्टील से पैदा हुई है, जो दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे के गढ़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। तो ये जो आपकी जो टीपू की तलवार आपको यहाँ पे दिख रही है ना, 18वीं शताब्दी ज्ञान में जो है टीपू की तलवार, टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुछ आयतें लिखी गई हैं और यहाँ पे नीचे देखिए एक शेर का जो है आपको चित्र भी दिख रहा होगा नीचे की ओर। तो यही वो तलवार है। इसमें खास बात यह है कि ये वुड्स नामक स्टील से बनाई जाती थी और इसमें कार्बन की अधिकता के कारण इसकी ये खासियत थी। टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकानन ने इस बात पर ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह से बनाया जाता है। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था और तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगलन इस्पात की सिल्लियाँ तैयार की जाती थी, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया की तलवार बनाने में भी इसका जो है इस्तेमाल होता था। तो वुड्स असल में इसका कन्नड़ शब्द में, अगर हम कन्नड़ में इसकी शब्द के बताएं कि कन्नड़ में इसको क्या बोलते थे, तो उक्कू बोलते थे। तेलुगु शब्द में हुक्कू और तमिल और मलयालम शब्द में इसको उरुक्कू, यानी कि ये जो है इंग्लिश का ही बिगड़ा हुआ शब्द है, इसको बोलते थे, है ना। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत जो है चुंबकत्व का आविष्कारक करने वाले माइकल फैराडे, नाम तो आप जानते ही होंगे, ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं पर जो है 4 साल तक अध्ययन किया। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड स्टील का निर्माण जो है प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त होने लगा और भारतीय कारीगर द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। तो देखिए किस तरीके से भारत में कपड़े का ही नहीं, अगर हम स्टील की बात करें, लोहे की बात करें, तो ये भी बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से था, लेकिन धीरे धीरे ये भी लुप्त हो गया, है ना। आगे का जो हमारा टॉपिक है कि गाँव की उजड़ी भट्टियाँ, तो आइए इसको देखते हैं। वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरत थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि था। खासतौर से बिहार और मध्य प्रदेश के हर एक जिले में ऐसे प्रगलन कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लोहा अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे के कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं जो हैं वो धौकनी चलाती थी ना, औरतें जो है धौकनी चलाती थी। वो कोयले को लगातार दहकाने के लिए एक हवा देती थी, धौकनी बोलते हैं उसको। यहाँ पे देखिए धौकनी हवा फेंकने वाला यंत्र था, है ना। यहाँ बिहार के पलामू में जो है लौह अयस्क का जो है कारीगर थे यहाँ पे। आगे देखते हैं इसको।
19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के जो है प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। ज़्यादातर गांव में भट्टियाँ ठंडी पड़ने लगी, लोहे का उत्पादन गिरता गया। तो इसका क्या कारण था, इसको देखते हैं कि इसकी एक वजह तो नए वन कानून थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वन कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा कि इसमें कोई नहीं जाएगा, इस वन आरक्षित क्षेत्र है ना। तो जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों को प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, तो लोहा बनाने वाले को कोयले की आवश्यकता होती थी, है ना। तो कोयला वो कहाँ से लाएंगे, जब वनों में जाएंगे, लकड़ियाँ काटेंगे, घर पे लाएंगे, तभी तो वो कोयला बनेगा ना। तो जब कोयला ही नहीं होगा तो कहाँ से कुछ उत्पादित होगा। तो कोयला भी नहीं मिलता था, और लौह अयस्क भी वो जंगलों से ही ढूंढते थे। तो वो लौह अयस्क भी कहाँ से ला सकते थे, जब जंगलों पे ही वन आरक्षित क्षेत्र का जो है प्रतिबंध लगा दिया कि वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, तो लौह अयस्क कहाँ से ला सकते हैं। वन कानून को नज़रअंदाज करते हुए अक्सर चोरी छिपे जो है कुछ लोग जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लेते थे, परंतु कब तक चोरी कीजिएगा आप, है ना। लंबे समय तक चोरी करना संभव नहीं होता है। तो लंबे समय तक केवल इसी तरह का कारोबार अपनाना जो है आसान नहीं था, लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों की आवाजाही की अनुमति तो दी थी, लेकिन जो है प्रागलकों को अपनी प्रत्येक भट्ठी के लिए वन विभाग को बहुत सारी भारी कर चुकाने पड़ते थे, जो उनके आय से ज़्यादा था, है ना। जो उतना जो उनके मतलब उतना वो लेते नहीं थे जितना उनको अंग्रेज़ों को देना पड़ता था, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं था। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे का जो है लोहा इस्पात का जो है आयात भी होने लगा। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन और औजार बनाने के लिए जो है इन्हीं आयातित लोहों का जो है इस्तेमाल करने लगे। इसकी वजह से स्थानीय प्रागलकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग में जो है कमी आ गई, है ना। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जो है अगरिया समुदाय द्वारा जो यहाँ पे प्रागलक का काम किया जाता था। तो इसी में जो है 20वीं सदी के शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां आने लगी। तो देखते हैं कि वो चुनौतियां क्या थी। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में लोहा और इस्पात कारखानों का उदय। तो देखते हैं कि 1904 की बात है कि अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत पे एक जो है आधुनिक लौह इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीनों और काफ़ी सारा पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे। जमशेदजी टाटा भारत में खर्च कर चुके थे जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह और इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इनका एक शर्त था कि इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडार का पता लगाया जाए, है ना। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी को एक छोटे से गांव में जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री और पुरुष टोकरी में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से ला रहे हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगल में होते हुए काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्होंने जिस चीज़ का तलाश कर रहे थे वो चीज़ तो उन्हें मिल गई। रजहारा पहाड़ी दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडार में से एक थी, लेकिन यहाँ भी एक परेशानी पैदा हुई कि वो भंडार तो उन्हें मिल गया जिसे चाहिए था, लेकिन उसके लिए वहाँ पे कारखाना स्थापित करने के लिए वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। वह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था, लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जो है जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टेशन संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद स्वर्णरेखा नदी जो झारखंड में ये होती है, नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बनाने के लिए की जगह बनाई गई। इस शहर का नाम जमशेदपुर जमशेद जी के नाम पर रखा गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडार के निकट ही पानी भी था और यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना हुई, जिससे 1912 में स्टील उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना सही समय पर हुई थी, क्योंकि जो 19वीं सदी में भारत में आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है रेल लाइनें जो है पटरियाँ बिछ रही थी, है ना, तो उसका जो है ज़रूरत भी था। तो
भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बने पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े जो है विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी जो है श्रेष्ठ जो है इतने श्रेष्ठ तरीके का जो है इस्पात निर्माण संभव है ना। तो हालांकि नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में उनको मानना पड़ता है। जब टिस्को की स्थापना हुई तो हालात जो है बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, 1918 तक चला था, है ना। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गई, क्योंकि वहाँ पर युद्ध चल रहा था। तो वहाँ से जो इस्पात वहाँ से जो आयात किया जाता था उस पर जो है वो संभव नहीं रहा। तो फिर भारत के जो है टिस्को पर आश्रित होना पड़ा इनको। जब युद्ध लंबा खींच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए लोगों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने के जो है काम दे दिए गए, है ना। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात और औपनिवेशिक सरकार की खरीद लेती थी, है ना। तो जैसे जैसे समय बीतता गया टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहे व इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगे थे। और जैसे कि आपने देखा कि युद्ध के समय पर भी जो है कपड़ों के उत्पादन में जो है कमी आ रहा था, तो फिर भारत से ही जो है जाता है। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ, है ना। ये बदलाव पहले के विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत बड़ी मांग जो है माननी पड़ी। तो ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है। इसका अन्यत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे जापान में औद्योगिकरण की शुरुआत के साल की बात की जा रही है कि 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत के औद्योगिकरण सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार मान चुके थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की जो है सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अभी देसी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाली मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिम प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण में जो है रास्ते पर चलना चाहिए। इसीलिए वे औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस क्रम में डाक सेवा, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्पचालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से जो है ढाला गया। तो जो वहाँ की सरकार उन्हें उद्योग करने के लिए जो है सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उधार देने का शर्त दिया और सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यवसायिक घराने में बेच दिया। भारत में औद्योगिकरण प्रभुत्व में औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। लेकिन इसका अर्थ यह था कि अभी भी जो है जापान का औद्योगिकरण की विकास शुरू से ही उनकी सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है और इसका क्वेश्चन आप घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखिए, पढ़िए, है ना। तब तक ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। बाय, टेक केयर।